बार फिर से सभी का स्वागत है। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था हमारा ब्रह्मांड अध्याय 1, और आज ये छठी क्लास की आरबीएसई की बुक का अगला चैप्टर अपना है अध्याय 2 का सौर परिवार। चलो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। आइए इस अध्याय में हम सौर परिवार के सभी ग्रहों, उपग्रहों एवं अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के अध्याय में ये पढ़ेंगे हम सौर परिवार। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु अनेक धूमकेतु, ग्रह, कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमण करते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। तो इस सौर परिवार के बारे में बताया गया है भी। इस सौर परिवार का पिता होता है वो सूर्य है। क्यों? सूर्य से ही सारा ऊष्मा और ये ऊर्जा सभी हम सूर्य से ही लेते हैं, इसलिए ये सौर परिवार का अपना पिता माना जाता है। ग्रह। सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है। एक निश्चित कक्ष बना होता है जिसे उसी में सारे ग्रह और पिंड है ना ये चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये फैक्ट निकल के आया अपने 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य है ना वो सौरमंडल के केंद्र में और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इधर फोटो भी दे रखी है निकोलस कोपरनिकस की। आगे देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्थिर एवं शांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। तो ये पिछले अध्याय में हमने जाना कि जो तारे होते हैं उनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। तो सूर्य भी एक तारा है, तो उसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम होती है। तो सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। इसी के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य की पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब वैसे हम सामान्य तौर पर देखें तो माने भी 9 ग्रह होते हैं, तो उसके काउंटिंग हम करते हैं सूर्य को लेके साथ में। तो सूर्य और उसके अलावा कुल 8 ग्रह होते हैं सारे सौर परिवार में। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों को आपस में टकराना संभव नहीं है। ये टकराते नहीं हैं क्योंकि इनकी निश्चित कक्षा होती है, उसी में ये चक्कर लगाते हैं। तो इनका अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य से ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने के कारण क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह। अब ये क्रम ये महत्वपूर्ण हो गया। सूर्य से दूर जाने है। सूर्य से हम पीछे नज़दीक देखें तो बुध हो गया, उसके बाद अगला हो गया शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह हो गए। तो इनमें अलग अलग भाग भी हैं, जैसे ये आगे के ठोस हैं, जैसे धरातल वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैसीय पिंड है सारे। तो ये 2 भाग भी आगे देखेंगे, इसमें इसी अध्याय में पढ़ेंगे। सन 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया। तो ये प्लूटो जो होता है ना, ये बोना ग्रह है।
सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। और ये रीट में एक बार आया भी था भी, निम्न में से कौन से ग्रह आंतरिक एवं धरातलीय ग्रह। हाँ, सन 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अभी जो शोध हुए हैं उसमें प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया गया है, यानी ये ग्रह के अब सारणी में नहीं आता, ये बोना ग्रह है। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहते हैं। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तक के जो ग्रह हैं ना, जो सूर्य से हम दूरी करके चलते हैं जैसे नज़दीक वाले, तो ये नज़दीक वाले जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ग्रह हो गए आंतरिक और धरातल, यानी इन पे धरातल है। ये छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं, इनमें चट्टानें हैं और छोटे घनत्व है इनमें। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हो गए आकार में बड़े एवं कम घनत्व, इन घनत्व नहीं है क्योंकि इनमें चट्टानें वगैरह नहीं होती, केवल गैसों से बने हुए हैं। तो इसी कारण इन्हें बाह्य गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ये डिवाइड हो गया, जैसे बुध मंगल तक के हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तक के तो हो गए आंतरिक ग्रह धरातलीय। और मंगल से आगे देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बड़े भी हो गए, घनत्व इनमें कम है, तो ये गैसीय ग्रह है। और ये दे भी रखा है, जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बाद ये शुद्र ग्रह हो गए छोटे छोटे, उसके बाद बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण, ये दे रखा है इनका क्रम। ये ग्रहों की प्रमुख विशेषताएं आ गई। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह होते हैं, इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, इनका घनत्व अधिक है। और बाह्य ग्रह, इनका निर्माण गैस व तरल पदार्थों से हुआ है, इनका घनत्व कम है। ये अंतर हो गया इनका। आंतरिक ग्रह में ये अपने चार हो गए, तो इनमें देखते हैं हम। ये सबसे पहले बुध देखते हैं। अब सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा या सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है और अपने अक्ष में घूर्णन करता है 59 दिनों में। और इनकी उपग्रह की संख्या होती है 0। और दूसरा हो गया धरातलीय ग्रह शुक्र। ये इसका सूर्य का एक परिक्रमा करता है, ये 225 दिन में पूरी, और वो अपने अक्ष पे घूर्णन करता है 243 दिन में। उपग्रह इसके भी नहीं है, 0 है। और पृथ्वी आ गई अपनी, तो सूर्य की एक परिक्रमा अपने को पता है 365 दिन हो गए, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और उपग्रह इसका एक हो गया चंद्रमा अपना। तो ये हो गया 365 से 1/4, ये ऐसे करके आगे थोड़ा और डिफाइन करें तो मंगल ग्रह हो गया, चौथा हो गया धरातल वाला। सूर्य की एक परिक्रमा कर दी उसने, 687 दिन में एक कंप्लीट करेगा, और अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा 1 दिन में। और उपग्रह की संख्या होगी इसकी 2। अब ये ऊपर वाले 2 बुध और शुक्र, इनके तो उपग्रह 0 हो गए, और पृथ्वी का अपना एक, ये हम जानते ही हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। आगे देखें बाह्य ग्रहों में, तो इनमें पहला हो गया अपना बृहस्पति। सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष और 11 माह में, ये देखो इतना बड़ा है, तो सूर्य की परिक्रमा, इसका पथ भी बड़ा हो गया क्यों, दूरी ज़्यादा होगी इसकी। तो ये 11 वर्ष और 11 माह में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 9 घंटे और 56 मिनट में। यानी कि इसका घूर्णन तेज़ है, क्योंकि ये इसमें गैस और तरल पदार्थ है ना, इसलिए इसकी घूर्णन जो परिक्रमा ये अपने अक्ष पर घूमता है ना, तेज़ी से घूमता है। तो उपग्रह की संख्या इसकी 16, देखो इसकी तो ज़्यादा होगी, आगे आगे और ही ज़्यादा होगी। शनि की होगी, शनि परिक्रमा करता है 29 वर्ष और 5 माह में, और ये और ज़्यादा दूर हो गया, इसलिए इसका परिक्रमा ज़्यादा होगी, लंबी होगी। और एक होता है परिक्रमा, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। परिक्रमा तो होगी चारों ओर चक्कर लगाना, परिभ्रमण हो गया एक ही जगह घूमना अपने अक्ष के ऊपर। तो शनि का हो गया अपने अक्ष पर घूमना 10 घंटे 40 मिनट, और उपग्रह उसके हो गए 18। और आगे हो गया अरुण और वरुण, आगे 2 हो गए। अरुण की एक परिक्रमा होती है 84 वर्ष में पूरी, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 17 घंटे और 14 मिनट में। इसकी उपग्रह की संख्या होगी 17। इसके बाद हो गया, अब ये तो वरुण हो गया। वरुण की परिक्रमा होगी 164 वर्ष, आगे से आगे ज़्यादा हो गया ना, दूरी हो गई ज़्यादा, इसलिए अपने अक्ष पर घूर्णन होगी 16 घंटे और 7 मिनट में।
उपग्रह की संख्या होगी इसकी 8। तो ये मोटा मोटी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, इसमें थोड़े बहुत फैक्ट हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सभी पिंड के कई वर्ग बनाए हैं, ग्रह, उपग्रह, बोने ग्रह, लघु पिंड। तो ये वैज्ञानिकों द्वारा इनका विभाजन किया गया है। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला हो गया उपग्रह। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, बोना ग्रह कहलाता है। तो प्लूटो, एरिस, सेरिस आदि बोने ग्रहों के उदाहरण हैं। ये हो गए बोने ग्रह। प्लूटो हो गया, एरिस हो गया और सेरिस हो गया। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में भी, एरिस क्या है, ग्रह, उपग्रह, बोना ग्रह। तो ये हो गया बोना ग्रह। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल के बाकी सभी छोटे बड़े पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौरमंडल में आने वाले धूमकेतुओं आदि को लघु पिंड कहा जाता है। अब लघु पिंड कौन कौन से हो गए? एक तो क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गए सारे, और जो वरुण के पार यानी वरुण जो लास्ट वाला अपने 8वां है ना, उसके आगे जो अनजाने पिंड है, जो जानते नहीं, जो अपनी पहुंच से दूर है, उनको वो लघु पिंड कहा जाता है। उनमें धूमकेतु भी आ गए। तो अगला हो गया अपना पृथ्वी और इसके परिमंडल। इसको पढ़ते हैं। जिस पृथ्वी में पर हम रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। बहुत बड़ी है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। अब दूरी के हिसाब से हमने चित्र में भी देख लिया, भी तीसरे नंबर पे आता है, और आकार के अनुसार ये 5वें स्थान पे आता है। तो अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य पिता हो गया सभी ये सौरमंडल का। तो जो भी 8 ग्रह ये सारे सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो ये एक फैक्ट निकल के आया। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, निम्न में से पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो उसमें बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति ये देते। तो शुक्र ग्रह है ना, वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में यह गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि यह दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है तथा विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई है। ये इसका आकार ऐसा होता है एक्चुअल में, लेकिन ये दूर से ये गोल ही दिखाई देती है। तो चपटी होगी ये थोड़ी। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह जिस पर जीवन है। ये अभी तक ज्ञात है अपने जो 8 ग्रह उनमें से पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे जीवंत ग्रह कहा जाता है। सूर्य के निकटतम ग्रह अधिक गर्म है और दूर स्थित ग्रह अत्यधिक ठंडे होते हैं। जितने सूर्य के नज़दीक है वो उतने ही गर्म होंगे। इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अनुकूल नहीं है। अगर अधिक गर्म होगा तो भी जीवन नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा होगा तभी भी जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जीवन के लिए आदर्श है। और ये याद रखने वाली बात है, औसत तापमान कितना हो गया पृथ्वी का? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है, यानी जो अपने वायुमंडल है, जो सौरमंडल अपने जो सीमा होती है निचली, उस तक जो आवरण होता है वो वायुमंडल है, उसमें गैसें वगैरह वायु ये सारे होते हैं। तो इसके लिए ये तापमान है वायुमंडल के कारण है। ये 15 डिग्री है ना, ये इसी के कारण बना रहता है। तो इसमें सारे जो भी मौसमी सारी घटनाएं होती हैं वो इसी में होती है। तो यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये 3 घटक आगे बताए गए कौन कौन से हैं। ये जैसे होगा स्थलमंडल और वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों मिलकर जैवमंडल बनाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पर मिट्टी पाई जाती है, जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थलमंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं,
और जीवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। ये होगी गैसें अपनी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, आर्गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सारी वायुमंडल की गैसें हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायी गैस है जिसे हम सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं। जल जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। 71% भाग पर हो गया अपने जल, तो इसे ही जल मंडल कहा जाता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो, दक्षिणी गोलार्ध में सारे महासागर ही हैं, तो लगभग सारा उसमें देखें तो वो ये जल का ही क्षेत्र है सारा। तो पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा होता है। पृथ्वी की सतह पर अधिकांश भागों में किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है। यानी कि तीनों मंडल हो गए, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों मिलते हैं तभी जीवमंडल की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ जीव जंतु का अस्तित्व पाया जाता है, जीवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य रहते हैं। अतः ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। उपग्रह, जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो ग्रह हो गए, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं जो आकाशीय पिंड, वो उपग्रह हो गए। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। जैसे हमने पीछे वो सारणी में पढ़ा था, तो शनि और पृथ्वी के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, 0 दमी। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, तो ये भी सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं। इन्हें सूर्य से ही ताप प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन हो गया, बृहस्पति का गैनीमीड हो गया, कैलिस्टो हो गया। ये उपग्रह पूछ सकते हैं जी, जैसे पूछ लिया भी टाइटन किसका है, तो शनि का है। बृहस्पति का कौन सा उपग्रह है, तो गैनीमीड या कैलिस्टो है। ये कुछ नाम दे रखे हैं। क्या आप जानते हैं शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदियाँ और जलाशय हैं, धरातल पृथ्वी जैसा ही है। अब ये शनि का उपग्रह हो गया टाइटन, ये पृथ्वी की तरह ही बताया गया है। वहाँ पे नदियाँ भी है, जलाशय भी है, धरातल इसका पृथ्वी जैसा है। इसके वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पाई जाती है इस पे, टाइटन पे। यहाँ जीवन की संभावना है या नहीं है, इसका पता लगाने के वैज्ञानिक अभी प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया क्रम अपने, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये मंगल के 2 उपग्रह दे रखे हैं, फोबोस और डीमोस। ये बीच में शुद्र ग्रह आगे सेरेस, पेलेस, जूनो, वेस्टा, और बृहस्पति के आगे ये इमेज में दे रखा है। आओ करके देखें, इसमें ये बच्चों के लिए है। पिछले पृष्ठ में दिए गए ग्रह उपग्रहों के तुलनात्मक चित्र की सहायता से पता लगाई कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है। ये तालिका अपने। अब चंद्रमा का सबसे नज़दीक, पृथ्वी का सबसे नज़दीक गोलाकार पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार जहाँ जल एवं वायु का अभाव है, यहाँ पे जल वायु नहीं है चंद्रमा पे, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी की धरातल की तरह ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना से पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है, यानी चंद्रमा से पृथ्वी 81 गुना बड़ी हो गई। चंद्रमा की कलाएं, ये बताया भी, पूर्णिमा, अमावस्या कब लगती है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसी कारण दोनों पर आधे भाग में प्रकाश रहता है, आधे भाग पर अंधेरा। यानी जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा उस पर तो उजाला होगा और बाकी पीछे वाला भाग अंधेरे में होगा। तो ये दोनों की कंडीशन सेम ही है।
तो सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं। तो ये जो लाइट होती है वो चंद्रमा की नहीं होती, ये सीधी सूर्य से आती है, आपको पता ही है। तो महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। इस तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। तो एक तो प्रकाशित पूर्ण प्रकाशित भाग हो गया, और एक हो गया जिसमें आधा प्रकाशित भाग होगा, तो उसको बोलते हैं अमावस्या। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा, और अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाएगा, और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलता ही है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी शुक्ल पक्ष आएगा जब तो चांद बढ़ेगा, और जब अंधेरा होगा धीरे धीरे, यानी चांद घटता जाएगा, तो उस पखवाड़े को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। चंद्रमा के दिन बहुत अधिक गर्मी, रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। यानी चंद्रमा पर दिन में तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। यह अभी रीट में पिछले दिनों पूछा गया था क्वेश्चन, भी चंद्रमा कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो 27 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पर घूमता है 29 दिन में। अब आ गया शूद्र ग्रह आ गया। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे हुए मलबे से हुआ है। सेरेस इसका उदाहरण है। ये क्षुद्र ग्रह सेरेस, ये फोटो में दिखाया गया है। चंद्रमा है, चंद्रमा के पास ये ग्रह छोटा सा सेरेस ग्रह, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंड के रूप में दिखाए गए हैं, अवान्तर ग्रह भी कहते हैं। अब आगे उल्का पिंड। उल्काएं धूमकेतु क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। ये टूटते तारे वास्तविकता में उल्का पिंड होते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती तथा पिंड के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती है। इस स्थिति में उसे उल्का पिंड कहा जाता है। पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं, यानी कि जो कुछ बड़े होते हैं उल्का पिंड, वो घर्षण से कम घिसती है, तो उसका कुछ हिस्सा आके पृथ्वी से टकरा जाता है। तो ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्का पिंड गिरने से बना गड्ढा, ये फोटो में दे रखा है। ये अपना आज का लेसन हो गया पूरा। तो इसे शब्दावलियाँ दी गई। सौर परिवार, ये सौर मंडल हो गया, सूर्य पृथ्वी सहित सभी ग्रह उपग्रह अन्य लघु पिंड। पखवाड़ा महीने का आधा भाग। शुद्र या अवान्तर ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे खगोलीय पिंड। उपग्रह हो गए ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड है। ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये अभ्यास से याद हो जाएंगे साथ में। सबसे छोटा ग्रह जीवंत ग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, वलय धारक ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। ये कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। आगे अगली नेक्स्ट क्लास में हमें अध्याय 3 पढ़ेंगे, अंतरिक्ष खोज। चलो, धन्यवाद सभी का क्लास देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे क्लास से आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।